नहीं मैं नहीं दिया हूं, इतना स्मार्ट मैं खुद ही गिफ्ट हूं यार, मुझे गिफ्ट देने की जरूरत है। चलो भाई सुनो, आरसी सर्किट पढ़ रहे थे ना लास्ट वाली क्लास में, चलो पहले उसको खट से खत्म कर देते हैं तो। चलो भाई सुनो, बस बस बस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक कहानी सुनाए थे क्या, कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के साथ क्या लगा हुआ है, रेजिस्टर। रेजिस्टर के साथ लगी हुई है बैटरी, बैटरी के साथ लगा हुआ है एक बल्ब, और ये मानकर चलो कि यहां पर एक ऐसे की लगी हुई है, ठीक है ना। इस समय बैटरी का वोल्टेज है V, बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा, यहां V, ठीक है ना। यहां 0, जिस समय तुम स्विच क्लोज करोगे एट दैट इंस्टेंट, जिस समय हम स्विच क्लोज कर रहे हैं उस समय क्या कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज है नहीं, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं। तो अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप भी कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं हो। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा क्या यहां से पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां जाता जाएगा, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव। कोई ऐसा टाइम होगा जिस समय यहां पर चार्ज होगा Q और यहां पर चार्ज होगा -Q, तो यहां पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, Q/C। क्या होगा, Q/C। नहीं आया, समझ आया भाई साहब। इसमें करंट दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है, क्योंकि दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस वन इज लोअर पोटेंशियल, ठीक ना। अच्छा तुम ये बताओ, ठीक है, करंट को दौड़ने के लिए क्या हमेशा क्लोज लूप बनना चाहिए, बिना क्लोज लूप के तो करंट दौड़ नहीं सकती, 100% फिक्स। लेकिन यहां कहीं क्लोज लूप बन रहा है क्या, देखो क्लोज लूप बन रहा है, कहां बन रहा है, बीच में कैपेसिटर लगाया हुआ, गधा हो गया, यहां से उड़ के यहां चार्ज चला जाएगा, चार्ज कभी हवा में उड़ के नहीं जाता, तो फिर करंट दौड़ कैसे रही है, कौन सा करंट, इस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक चैप्टर है, उसमें तुमको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा कि होता क्या है जब कैपेसिटर के अंदर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो करंट कॉज करती है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कॉज करती है। तो जो करंट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज करती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अरे क्लैरिटी है ना। तो यहां करंट स्टेब्लिश रहेगी, लेकिन तब तक स्टेब्लिश रहेगी जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती रहेगी। तो देखो जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती रहेगी, एक समय ऐसा आएगा कैपेसिटर इज फुली चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग कांस्टेंट कोई करंट दौड़ने वाला नहीं है, इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। तो दो सिचुएशन पढ़ चुके हैं, T इक्वल्स टू 0 और T इक्वल्स टू इनफाइनाइट। भाई सेम चीज है, यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं। करंट दौड़ रही है कितनी, I, तो V माइनस Q/C बराबर क्या I इंटू R लिख सकते हैं, V/R माइनस Q/C R बराबर क्या लिख सकते हैं, I की जगह क्या लिख सकते हैं, dQ/dt। फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं ना, यहां से I की जगह हम dQ/dt लिख दें और यहां पे लिख दें V/R माइनस ऑफ Q/CR। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, Q वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, dt वाले टर्म को इधर लेकर जाते हैं, तो हमको जो चार्ज मिलता है ना वो एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली याद कर लो, Q बराबर Q0 1 माइनस E की पावर माइनस ऑफ T/RC, ठीक है ना। RC को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाउ बराबर RC, तो Q बराबर Q0 1 माइनस E की पावर माइनस ऑफ T/टाउ लिख दिया जाता है। हमको ये पता है कि जब हमारा समय शून्य है तो हमारा चार्ज कितना है, 0। जब हमारा समय इनफाइनाइट है तो जो हमारा चार्ज है वो कितना है, जो हमारा Q है वो कितना है, Q0 है, ठीक ना। तो अगर हम चार्ज वर्सेस टाइम के ग्राफ की बात करें, यहां पर बना दे चार्ज, यहां पर बना दे टाइम, तो क्या ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखने को मिलेगा, अरे मिलेगा भाई। कैपेसिटर कैन नेवर बी फुली चार्ज्ड, 99.9% तक आप इसको चार्ज कर सकते हैं, 100 आप अचीव नहीं कर सकते। ये हो गया चार्जिंग। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसके अंदर जो करंट है वो बढ़ रही है कि घट रही है,
जब चार्ज होएगा ये बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स रहेगा, और क्यू बाई सी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, तो करंट भी घटेगी। क्या यार, कितनी सिंपल सी बात है यार, ऐसे करोगे? तो अब हमको कहा गया कि करंट बताओ, तो हमने कहा आई बराबर क्या होता है मास्टर, डी क्यू बाई डी टी। तो क्या लिखेंगे यहां से, आई नॉट 1 माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। क्लियर है ना? एक्चुअली बनता क्या है, यहां से आई नॉट जो निकल के आता है वो निकल के आता है कितना, क्यू नॉट बाई आर सी। आई नॉट क्या निकल के आता है, क्यू नॉट बाई आर सी। ध्यान दिए रहे ना, यही आई नॉट से सवाल बन जाएगा। आई नॉट बराबर क्या, क्यू नॉट बाई आर सी, क्योंकि क्यू नॉट बाई सी वी के बराबर हो जाएगा। अरे होगा ना, और वी बाई आर किसके बराबर, आई के बराबर। जब तुम स्विच क्लोज किए हो, क्या उस समय करंट मैक्सिमम है? अरे जिस समय स्विच क्लोज किए हो उस समय करंट मैक्सिमम है, और क्या समय के साथ घट रही है? यहां पे तुम्हारे पास करंट है आई नॉट समय शून्य पे, उसके बाद घटते घटते शून्य, घटते घटते शून्य, ठीक। शून्य इनफाइनाइट हो जाएगी करंट। हाँ, टेंड्स टू जीरो, उसको इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, कुछ भी हो। पिछले 1.5 महीने से हर पहले राउंड में गलत जवाब देती है, लेकिन चुप नहीं हो रही है। लेट्स फाइट, किसी न किसी दिन तो सही होगा। हाँ भाई, टी बराबर क्या, टाउ। तो यहां पे हो जाता है 0.63 ऑफ क्यू नॉट। ऐसे ही करंट में होता है टी बराबर टाउ पे 0.37 ऑफ आई नॉट। ये डेटा याद रहना चाहिए, इन्हीं डेटा से सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा, कुछ कठिन इसमें पूछा नहीं जाता, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर तुमसे पूछ लिया जाए करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो वी बराबर भी लिख सकते हो क्या? क्या लिखोगे, वी नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। सब कुछ सेम रहेगा, बस वी नॉट की जगह तुम क्या लिखोगे, बोलो, आई नॉट इंटू आर। आई नॉट लिखना जानते हो? अरे जानते हो, क्यू नॉट बाई सी। वी नॉट बराबर क्यू नॉट बाई सी भी तो लिख सकते हैं। क्या यही बैटरी का वोल्टेज है? ये वी नॉट ही तो बैटरी का वोल्टेज है यार। अच्छा सोचो, अगर हम कहें हीट लॉस, इस सिचुएशन में हीट लॉस, वो कैसे निकालें सर? क्या होगा हीट लॉस? हीट लॉस का एक्सप्रेशन बताओ, हीट लॉस का एक्सप्रेशन बताओ। जा रहे हो तुम, कहां जाओगे, हाफ सी वी स्क्वायर रहेगा था। आंटी ये सिचुएशन में हमेशा होगा, जब ये सिचुएशन होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज था, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज था, बैटरी लगा के चार्ज किए हैं कि नहीं किए हैं? तो कितना काम किए हैं, बैटरी ने कितना काम किया? अगर बैटरी से यहाँ क्यू चार्ज गया तो क्यू इंटू वी, स्टोर हुआ 1/2 क्यू इंटू वी, तो हीट लॉस कितना हुआ, 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। उसी को क्या लिख रहे हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। तो सोच रहे हो कुछ तो ईवी आएगा, नहीं? हाँ। ये हो गया हीट लॉस, 1/2 सी वी स्क्वायर। सिंपल, कुछ नहीं है, आसान। ये तुम्हारे पास क्या, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्राफ पढ़ लेना बस, सवाल पूछा नहीं गया आज तक, आज तक कभी नहीं पूछा गया। हाँ भाई, तब नहीं पढ़ेंगे, है ना? इसी से आ गया ना, आसान सवाल आएगा, एकदम सस्ता सा, खाली ग्राफ पूछ लेगा, ठीक है ना? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देख हुआ क्या, ओ भाई बस यार, हमने कहा कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रखा है ऐसे, ठीक। यहां पे एक की लगी हुई है ऐसे, 2 वे की लगी हुई है। यहां पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है R, इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C। अभी अभी हमने कहा 1 2 3, अभी 1 and 2 इज कनेक्टेड,
स्टेडी स्टेट में 1 और 2 कनेक्टेड है, क्या मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज होगा? अरे होगा ना, पक्का। कितना चार्ज होगा? सीवी होगा, यहाँ प्लस सीवी और यहाँ माइनस सीवी, ठीक है ना। व्हेन द की इज शिफ्टेड टू 1 and 3, क्या होगा? सोचो, ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है जो चार्ज है, और इसको तुमने स्विच कर दिया किस पर? एक रेजिस्टर पर। यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू। समय के साथ चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? समय के साथ चार्ज घटेगा, घटेगा ना। तो क्या होगा चार्ज? याद रख लो, Q बराबर Q नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। अरे क्लैरिटी है? क्या होगा? Q बराबर Q नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। जैसे वहां पे 1 माइनस चलता था ना, यहां हो जाएगा Q नॉट। अरे क्लियर है? चार्ज पता चल गया तो क्या कुछ भी निकाल सकते हो? करंट निकाल सकते हो क्या? आई बराबर क्या होगा? आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, क्योंकि आई क्यूब नॉट बाई टाउ करोगे तो आई नॉट ही आएगा। अरे क्लियर है? तो चार्ज समय के साथ घट रहा है, करंट भी समय के साथ घट रही। अरे क्लियर है ना? वोल्टेज भी समय के साथ घटेगा, घटेगा ही। भाई करंट की जगह क्या लिख दिया जाएगा? वोल्टेज। वी नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। अरे क्लियर है? क्लियर है भाई? नहीं आया? आया? बस, और क्या, सबका ग्राफ खींच लो। क्या भाई, ये तुम्हारे पास Q है, ये तुम्हारे पास T है, क्या ग्राफ ऐसे चला जाएगा? अरे जाएगा। T बराबर टाउ पे 0.37 ऑफ Q नॉट। अच्छा, करंट वर्सेस टाइम का ड्रॉ करोगे तो, I वर्सेस T का ड्रॉ करोगे तो क्या वो भी ऐसे ही चलेगा? अरे चलेगा। T इक्वल्स टू टाउ पे चार्ज कितना हो, करंट कितना हो जाएगा? 0.37 ऑफ आई नॉट। क्लियर है क्या? सवाल पूछ लेगा तुमसे, बताओ कितना समय लगेगा कैपेसिटर को 37% डिस्चार्ज होने में? क्या निकालना है अपने को? टाउ। तो टाउ बराबर क्या? आरसी। टाउ बराबर आरसी। आर पता होगा, सी पता होगा, वैल्यू डाल के आंसर निकाल दो, दैट्स इट। बट वो ये नहीं कहेगा कि तुम टाउ निकालो, टाइम कांस्टेंट निकालो, तुमको डेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कितना समय लगेगा कि कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा? तो टी बराबर टाउ, टी बराबर टाउ, खत्म बात, यही है। चलो लिखो इसको, लिख लो, मैं एक दो सवाल और करा दूं। लिखो, चलो फटाक से पेपर पेन उठाओ, फिर स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। बस इतना ही। डाई इलेक्ट्रिक्स वाले सवाल बना लोगे ना? और उसमें एनर्जी लॉस वाले, स्विच वाले सवाल, स्विच हटा के डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया, एनर्जी का रेशियो पूछ लिया। हाँ, टाइम नहीं मिला यार बनाने का।
हो गया? क्या हो गया भैया? काहे खुश हो रहे हो? कुछ खास कारण है? 14 किसकी किसकी गर्लफ्रेंड है? बहुत लोगों का बहुत लोगों का पता है, मुझे बहुत कुछ पता है। कितने लोग अभी लाइब्रेरी में मना रहे होंगे ना? सुधांशु सर नहीं यार। हाँ, ब्लैक डे मनाने जा रहे हो? हम तो जाएंगे आज मूवी देखने भाई साहब। सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम तो कब का आके चली गई ना। सेकंड पार्ट आया क्या? अच्छा, उसी को दोबारा रिलीज किया है। ओ, गाना बहुत बढ़िया था भाई। तुझको ही चाहा है। हाँ, वो आ रही है ना, शिवाजी वाली। हाँ, सावा। हाँ, सावा। आज जाऊंगा देखने। आज जाऊंगा देखने भाई साहब। सावा सावा। हाँ भाई, आगे वाली स्लाइड पे चले। चलो ये लिखो, फटाक से लिखो। अपने बारे में रोने लगता है ना? हाँ भाई। कहाँ पर? बुकिंग चल रहा है?
हो गया? कौन बहुत दूर से आ रहा है भाई? गैस खत्म होने का? अच्छा, क्लास खत्म होने का। ओके। ठीक है भाई, उम्र समय है, यही सब निकल जाएगा उम्र। डॉक्टर बन कुछ मिलेगा? जो करना है वो अभी कर लो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? बढ़िया है, सुखी रहोगे। लिखो, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अ कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड, a capacitor is discharged by a resistance, by a resistance, a capacitor is discharged by a resistance, ठीक है, to 50%, to 50% in 10 second, to 50% in 10 second, ठीक है ना? Find 50% in 10 second. Find the time, find the time it can be discharged to, time, find the time it can be discharged to 90%. 50% डिस्चार्ज होने में कितना समय लगा है? 10 सेकेंड। तो 70% डिस्चार्ज होने में कितना समय लगेगा? 90%। 90% डिस्चार्ज होने में कितना समय लगेगा? हाँ, 0 से 90। वैसे बोलता टाइम नहीं तो नेक्स्ट जरूर ऐड कर देता। 50 to 90 जाने में, नेक्स्ट जाने में कितना टाइम लगेगा? बना पाओगे? हाँ, नहीं कहे हो? बनाओ बनाओ बनाओ। ई आ गया ना बीच में, ई आ जाता है तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता है। एक गधा। यही है ना? हाँ, यही है ना सवाल? चार्ज कितना हो गया पहली कंडीशन में? 50% ना? 50% ना? तो 0.5 बराबर ई की पावर माइनस ऑफ T1/टाउ लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। नहीं आया? आया? अच्छा, तो इसके बाद नहीं हो पा रहा है? तेरी खच। सर ई को कैसे सॉल्व करें, यही सोच रहे होगे ना तुम?
हाँ भाई, लॉग लगा देवे दोनों तरफ, तो यहां से क्या बनेगा बोल देख। सुन, इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, नेचुरल लॉग क्यू नॉट बाई क्यू बराबर टी बाई टाउ। देखो अब हो जाएगा। अरे भाई सुनो, क्या लिखोगे इसको ये बताओ। हम कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्यू बाई क्यू नॉट बराबर ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, लिख सकता हूं। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ लॉग ले लो, तो नेचुरल लॉग लेना, क्यू अपॉन क्यू नॉट, लॉग बेस ई ऑफ ई का 1 हो जाता है क्या, तो माइनस ऑफ टी बाई टाउ। यहां माइनस साइन है, इस माइनस साइन को इधर ले आओ, तो टी बाई टाउ बराबर कितना हो जाएगा, लॉग ई ऑफ क्यू नॉट बाई क्यू। हो गया, हो गया। T1 कितना दे रखा है, 10, टाउ टाउ पड़े रहने दो, लॉग ई क्यू नॉट, ये कितना क्यू नॉट क्यू, और क्यू इसका 0.5, तो ये कितना हो गया, ये लॉग बेस ई ऑफ 2 हो गया। अरे हो गया। अच्छा देख दूसरा क्या लिखेगा, टाइम नहीं पता है, ये पहली इक्वेशन हो गई। टाइम अपने को नहीं पता है, टी डैश लिख दिया, डिवाइडेड बाई टाउ लिख दिया, लॉग बेस ई 1/, अरे भाई 0.9 ना, तो मतलब 10/9। मैं गधेड़े, क्यू नॉट 90% हो गया, तो यहाँ 90 नहीं हो गया, 0.9 लिखेगा ना नीचे, उल्टा चल रहा है। दोनों को डिवाइड कर, इससे क्या कट गया, तो टाउ डैश, इसका टी डैश का वैल्यू नहीं निकल रहा है तुमसे, नहीं हो पाएगा, सीधे क्विट। यही सवाल आएगा, कुछ नहीं। तो हर बार तुमको क्या बनाने आना चाहिए, इससे ये बनाने आना चाहिए। अरे क्लैरिटी है, और कुछ नहीं है। ग्राफ पढ़ लेना, एक दो सवाल देखो मिल जाए तो लगा लेना, और वैसे है ही नहीं नीट में ज्यादा, तो सिंपल यही रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक। चलो एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो। हाँ, अब दे सकते हैं। अच्छा लिख, a capacitor of capacitance C is charged by a resistance R, is charged by a battery V. A capacitance C is charged by a battery V, a battery V to 40%, to 40% in 2 seconds. Huh? A capacitor of capacitance C is charged by a battery of V volt to, हाँ V volt to कितना परसेंट, 40% in 2 seconds. Find the time taken to charge it to 80%, to 80%। 80% तक चार्ज होने में कितना समय लगेगा, बनाओ अब, गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान देना, मतलब अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ा सही से।
आंसर है? हाँ, लॉग के टर्म में आएगा यार, तो लॉग के टर्म में कितना आ रहा है? ये समझ, ये बना पाए थे? लग तो नहीं रहा है। जब भी e की पावर माइनस टी बाई टाउ एक्सप्रेशन में दिखे ना, तो उसको अलग कर लो और उसके बाद सारे फंक्शन को अलग कर लो। तो हमने कहा क्यू बाई क्यू नॉट लिख लेते, वन माइनस ई की पावर टी बाई टाउ लिख लेते, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ को बाहर कर लिया, वन माइनस क्यू बाई क्यू नॉट हो गया। क्यू नॉट यहां चला जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ हो जाएगा। अरे हो जाएगा, तो क्या बनेगा अब? क्या बनेगा भाई? टी बाई टाउ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू। बना कि नहीं बना? रिवर्स हुआ, समझ रहे हो ना? ये लॉग लिए हैं तो ये वाला माइनस साइन जब इधर जाएगा तो क्या इसको पलट देगा? बस ये एक्सप्रेशन बन गया, निकाल दो। अरे क्लियर है? अब क्या लिखोगे? T1 अपॉन T2 बराबर क्या? नेचुरल लॉग क्यू नॉट, तो क्यू नॉट हो गया, Q1 कितना? 40% चार्ज हुआ है ना, 0.4, तो 0.6 हो जाएगा क्या? तो पहला हो जाएगा 1/0.6 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग 1/0.80% चार्ज हो गया क्या? तो 0.2। अरे क्लियर है क्या? फ्रैक्शन के टर्म में डाल दो, हो गया आंसर। T1 अपॉन T2 बराबर नेचुरल लॉग 10/6 मतलब कितना? 3/, हाँ भाई 10/6 मतलब 5/3, यही ना? और नेचुरल लॉग 1/2, 0.2 को क्या लिख लें? 0.2 को क्या लिख लें? 5। नेचुरल लॉग 5। अरे क्लैरिटी है? अब एक हुनर मत अपनाइएगा। पता चला नेचुरल लॉग ए अपॉन नेचुरल लॉग बी लिखा हुआ है तो नेचुरल लॉग ए माइनस बी लिख दिए हैं। ये दो, ये लॉग अलग है और ये लॉग अलग है। किसमें कन्वर्ट करोगे? नेचुरल लॉग 5 माइनस नेचुरल लॉग 3 लिख सकते हो इसको, और कुछ नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना? क्या डेटा निकाल दिया क्या कैलकुलेटर से? कोई बात नहीं, बढ़िया। इस वाले हिस्से को जो लिखा हुआ है ना, इस वाले हिस्से को तुम चाहो तो नेचुरल लॉग 5 माइनस नेचुरल लॉग 3 लिख सकते हो। दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते हो। इतने में काम चल जाएगा। अब तुमको जो आंसर मिलेगा ना, यहां ऐसे मिलेगा, एक एक नेचुरल लॉग 5 बन गया, दूसरा नेचुरल लॉग 5 बन जाएगा। बात समझ रहे हो? नया नेचुरल लॉग 4 बन जाएगा। और अगर मान लो नेचुरल लॉग के टर्म में आया तो तुमको डेटा दिया रहेगा। इसी वजह से नीट एग्जाम में आरसी सर्किट के सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि उसमें डेटा ज्यादा देना पड़ेगा फिर कैलकुलेशन करने के लिए। अदरवाइज ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन बनाएगा फिर। अब बना भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक आध सवाल और। एक सवाल आखिरी, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन लिखो। नहीं? अरे लिखो यार। लिखो। ड्यूरिंग चार्जिंग अ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग अ कैपेसिटर, the current decays to 40%, current decays to 40%, current decays to 40% in 2 seconds, in 2 seconds. Find the time when current decays to, find the time when the current decays to 80%, current decays to 80%. चार्जिंग में करंट घटती है ना, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा करंट घटती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि कैपेसिटर फुल चार्ज करंट जीरो। हाँ
पिछले वाले में चार्ज था, इसमें करंट है, सेम ही होगा। हाँ फॉर्मूला सेम है। 40-80 दिया था क्या इसके पहले भी? 40-80 दिया था, हाँ आंसर सेम है हो क्या? क्या लिखोगे? फॉर्मूला क्या है चार्जिंग में करंट का? आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। तो टी बाई टाउ बराबर क्या, नेचुरल लॉग आई नॉट बाई आई लिख दिया जाए, लिख दिया जाए ना, लिख सकते हैं यार। आई बाई आई नॉट, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है ना तो पलट देगा। तो क्या लिखोगे, T1/T2 बराबर नेचुरल लॉग आई नॉट अपॉन आई वन और नेचुरल लॉग आई नॉट अपॉन आई टू। खत्म हो गया सवाल। आई वन कितना है? आई वन कितना है? आई वन 40% है तो 0.4 हो जाएगा। 1/0.4 मतलब कितना, 10/4। 10/4 का मतलब 5/2। और ये 80%, 10/8 मतलब 5/4। खत्म। और क्या, छोड़ देना उतने के बाद, बहुत है। यहां खत्म होता है हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स। हाँ बताओ क्या चीज? हाँ चार्जिंग में भी करंट घटेगी ही ना। अरे अभी इतनी तेज भूलेगी क्या? कैपेसिटर चार्ज होगा। हाँ जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट क्या आई, करंट तो घटेगी ही ना, चाहे चार्ज हो चाहे डिस्चार्ज हो। भाई साहब अब शुरू हो रहा है थोड़ा एक टाइम पास चैप्टर। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। पूरा कुलाम्स लॉ है, बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, बहुत बातें नहीं बताऊंगा। F इक्वल्स टू, भाई साहब क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? ये m1 और ये m2 बीच का गैप r क्या हमेशा अट्रैक्ट करेंगे? और क्या एक्शन रिएक्शन पेयर में लाई करेंगे? और सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन सिस्टम विल बी 0। अरे क्लियर है क्या? नेट फोर्स ऑफ सिस्टम 0 होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो 0 या तो कांस्टेंट। अरे क्लियर है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ यही सवाल है यार। क्या जी को क्या बोलते हैं? जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यही तो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? क्या और बातें करूं क्या इस पे? खाली टाइम पास चीज है भाई, सीधे फोर्स का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, छोटे मोटे सवाल। एक बात ये जान लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या वो मीडियम पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अभी यार इतना समझाए थे, इतना ज्ञान दिए थे भाई साहब, इतना ज्ञान दिए थे, उसके बाद ये हाल है। करता है नहीं करता, नेट करता है नेट। समझ आया ना? क्योंकि वहां भी एक लाइन तुम पढ़े थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन नेचर मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। मैं अगर एक चार्ज हूं तो मैं किसी दूसरे चार्ज से ही इंटरेक्ट कर सकता हूं। और तुमको याद भी नहीं रहता यार, इतना पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि मैं ही बेकार हूं। मान ले मैंने कहा यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा?
इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको मीडियम से कोई लेना देना, लेकिन अगर तुमने जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम के नेगेटिव पोर्शन को क्या ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या इसके ऊपर नेट चार्ज घट जाएगा, क्या इसके ऊपर भी नेट चार्ज घट जाएगा, तो फोर्स घट जाएगा। कुछ सुना सुना लग रहा है? हाँ पानी, फिर भी तो वही तो हो रहा है, आंसर तो आ नहीं रहा कुछ मुंह से। सेम एज ग्रेविटेशन भी होता है कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे नहीं, वो तो वहां भी सीखे सुने थे कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे जरूर डिपेंड करता है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे जरूर डिपेंड करेगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थर्ड थिंग। कोई तीसरी चीज है ही नहीं जो उन दोनों चार्जेस के अलावा हो। ये कह रहा है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ इक्वल मास मूव अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। क्या निकाल सकते हो? अरे भाई अंदर की तरफ फोर्स लगेगा जी एम स्क्वायर अपॉन 4r², गैप कितना है 2r ना, और बाहर क्या लगेगा mv² बाई r, क्या दोनों को बराबर कर दें? क्या बना? जी एम स्क्वायर अपॉन 4r² बराबर क्या mv² बाई r, क्या m से स्क्वायर कट जाएगा, r से ये कट जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम बाई 4r। बना? और देखो कह रहा थ्री पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a, the only force acting on the particle are their mutual gravitational force. It is intended that each particle moves along the circle while maintaining their original separation a. Determine the initial velocity that should be given to each particle and the time period of the circular motion. समझ आया क्या कह रहा? कि तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखना ये तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सर्कल बना रहा है। ठीक है भाई, इधर साइड कितना है, यहां पे भी चार्ज क्यू, यहां पे भी चार्ज, सॉरी मास, यहां पे भी मास एम, यहां पे भी मास एम, और यहां पे भी मास एम, और इनके बीच की रफ्तार, मतलब इन तीनों की ऐसी रफ्तार है कि ये ट्रायंगल हमेशा बना हुआ है, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो कितनी रफ्तार हो, तो क्या होगा, क्या इधर फोर्स लगेगा एफ, क्या इधर फोर्स लगेगा एफ, दोनों अट्रैक्ट करेंगे ना इसको, नेट फोर्स क्या अंदर आएगा, कितना आएगा f√3, बाहर क्या लगेगा mv² बाई r, तो रेडियस ही लिखना पड़ेगा, लेकिन रेडियस कितना होगा a/√3, रेडियस कितना होगा a/√3, r बराबर होगा कितना a/√3, हो गया। क्या लिखूं हम, f की जगह क्या लिख लें, बोलो, जी एम स्क्वायर अपॉन a²√3 इक्वल्स टू व्हाट, mv² बाई r, r की जगह कितना a/√3, क्या √3 से √3, a से स्क्वायर, m से m, अरे हो गया, तो v बराबर कितना आ गया भाई gm बाई a। क्या टाइम पास, ये तुझे v मिल गया, और तेरे से क्या पूछा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे, t बराबर 2πr/v, मैं वैल्यू रख के आंसर निकालू क्या, अरे कर लोगे ना, r की जगह डाल देना a/√3 और v तो निकाले ही हो। Newton's law of gravitation is not applicable outside the solar system, is used to govern the motion of satellite only, control the rotational motion of satellite and planets, control the rotational motion of electrons in atoms. कौन सा, कौन सा, C, C is not applicable outside the solar system, पूरे यूनिवर्स में लगता है भाई, is used to govern motion of satellite only, control the rotation of motion of satellite and planet। ठीक है बकवास सवाल है, कुछ नहीं। कह रहा मास ऑफ पार्टिकल 1 kg each are placed along x axis at x = 1 2 4 8 infinite, the gravitational force of mass 3 kg placed at the origin is।
निकाल के बताओ, निकाल के आंसर बताओ, चलो। आज वेरिएशन खत्म हो जाएगा, कल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा जाएगा, कल लगाएंगे 30-35 सवाल। 4g/3 आ रहा है, कल पोटेंशियल एनर्जी के लगाएंगे 30 सवाल, 25 से 30 सवाल। और उसके बाद एक दिन लगेगा हमको लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट और केपलर्स लॉ पढ़ने में, 3 लेक्चर। यस, मंडे को, संडे को, संडे को नहीं, संडे को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, ये सब वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये कराऊंगा संडे को। क्या 4g/3 कैसे निकाले हो? यहां पे ओरिजिन पे कितना मास रखा हुआ है? 3 किलो। अरे 3 kg ना, उसके बाद 1 kg, फिर 1 kg, फिर 1 kg, फिर 1 kg, यही तो चल रहा है। ये कितना है? 1, 2, 3, 4। क्या इनफाइनाइट तक जा रहा है? नहीं, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। तो क्या लिखे हो यहाँ पे नेट फोर्स? क्या सब अट्रैक्ट करेंगे? तो F इक्वल टू कितना? G m1 m2 को तो बाहर कर लिया जाए। G m1 कितना हो गया? 3, और m2 कितना हो गया? 1, और यहाँ कितना? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अरे ये तो चल रहा था, ये आ रहा था ना। क्या बन रहा है ये? जीपी। अरे जीपी रेशियो कितना आ रहा है? 1/4। रेशियो कितना आएगा? हाँ, अच्छा 3 से काटे नहीं हो तो बेटा उसी लिए 3 लिखा है। तो 3g, और यहां पे क्या भाई? a की वैल्यू कितनी है? 1। 1 माइनस आर की जगह क्या लिख लें? 1/4। 4 1 का में 4, 4 में से 1 गया 3, तो आंसर कितना हो गया? 4g। F बराबर क्या हो गया? 4g। ये देखो, gravitation force between two masses at distance d apart is 6 Newton. If the masses are taken to the moon and kept at the same separation, then force between them will become कितना हो जाएगा? Force between them will become gravitational force between the two masses at distance d apart is 6 Newton. If these masses are taken to the moon and kept at same separation, then the force between them will become क्या रहेगा? क्या बोला अभी मैंने? फोर्स बिटवीन टू मास बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम। प्लैनेट, एक प्लैनेट है, बी प्लैनेट है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? तो 6 न्यूटन ही रहेगा। और कुछ सोचते हैं कि मून पे ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, तो 1/6 न्यूटन आंसर, मतलब 1 न्यूटन आंसर। थोड़ा ध्यान देना। Three identical bodies are placed at the vertices of equilateral triangle of arm L, keeping the triangle as such by which angular speed of body should be rotated in the gravitational field so that triangle moves along the circumference of a circular orbit. तुमसे क्या पूछा? क्या पूछा है? ओमेगा पूछा है। हाँ, सच, हाँ, कीपिंग द ट्रायंगल सच एंगुलर स्पीड बोथ द बॉडी शुड रोटेट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड सो दैट ट्रायंगल मूव्स। हाँ, ओमेगा ही है, निकालते रहना आराम से भाई। मैं निकालू क्या? मैं सॉल्व करूं इसको? हाँ भाई साहब, क्या एक गजब आदमी हो भाई तुम लोग यार। भाई 3 आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास m, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट पर तीनों गोल घूम रहे हैं, और ये ट्रायंगल कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? सबका साइड कितना है? l। तो इधर कितना लगेगा? अभी तो जस्ट कराया यार। क्या f√3 लिख लें, और इसको क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख लें? आर की जगह हो जाएगा L/√3, और यहां हो गया ओमेगा स्क्वायर। क्या बात करते हो यार। हाँ भाई, तो क्या लिखे? mL ओमेगा स्क्वायर/√3 बराबर कितना? G m² अपॉन L स्क्वायर। ठीक है।
और यहाँ पे एक √3 और है, क्या √3 से √3 कट जाएगा? अरे √3 से √3 कट जाएगा भाई। हाँ अरे यार इधर आएगा ना √3, हाँ सॉरी 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 शक्तिमान। अरे क्लियर है? तो क्या ये 3 इधर हो जाएगा, m से स्क्वायर कट जाएगा, l³ हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? √3gm/l³। क्या है यार इसमें, क्या नहीं हो रहा था? ज्यादा अंग्रेजी हो गया था सर, डर जाते थोड़ा। सुन, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी, ठीक। ग्रेविटी के जब वेरिएशन की बात करते हैं, ये जिसको तुम जी पढ़ते हो इसका क्या नाम देते हो? एक्सलरेशन ड्यू टू, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो नाम देते हो ना? अरे देते हो ना? ये बताओ जी बराबर क्या फोर्स अपॉन मास लिखते हो? क्या लिखते हो? फोर्स अपॉन मास। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या था भाई? F/m किसके बराबर था? F/q किसके बराबर था? E के बराबर, E के बराबर था ना। तो ये जो G जिसको तुम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो ना, इसी को EG बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वैसे EG होता है क्या? क्या होता है भाई साहब? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मान लो हम कह रहे हैं कि ये धरती मैया है, धरती मैया का रेडियस r है, और तुम धरती मैया के सरफेस के ऊपर हो, तुम्हारा मास स्मॉल m है, धरती मैया का मास कैपिटल M है, कौन ज्यादा फोर्स लगाया है? धरती मैया। दोनों बराबर लगाएंगे ना, एक्शन रिएक्शन पेयर है बेटा जी। तो gm/r², यही तो नेट फोर्स लगा है। अरे यही लगा है ना। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सलरेशन के। वैसे वो क्या रहा है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, धरती मैया इसको ऊपर सपोर्ट दे रही है। अरे क्लियर है ना? तो यहां से क्या बन जाता भाई? अब एक्सलरेशन की जगह यहां क्या लिख लिया जाएगा? जी, m से m कट जाएगा, तो g बराबर कितना हो जाएगा? gm/r²। इसी को eg भी लिखा जाता है, जो kq/r² होता था ना। अरे होता था ना kq/r², वो यहां क्या हो गया? gm/r², gm/r²। अरे क्लैरिटी है? अभी इनके वेरिएशन पर भी आते हैं और भी बातें करते हैं। तो ये हो गया g बराबर gm/r², और इसी को क्या ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोला जाता है? क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा मान लो हम कहें कि इसकी डेंसिटी रो है, तो क्या ग्रेविटी का फॉर्मूला या ईजी का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो? क्या लिखोगे? मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाई r²। अरे क्लैरिटी है? क्या r² से ये क्यूब कट जाएगा, तो g बराबर कितना मिल जाएगा? g ρ/4/3 पाई 4π/3 g ρ/r। अरे समझ आएगा? पहले पढ़ रहा है? मतलब ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इफ क्या कांस्टेंट है? इफ रो इज कांस्टेंट। बहुत ध्यान देने वाली बात है, छोटे छोटे सवाल यहीं से बन जाते हैं डायरेक्टली। अरे क्लैरिटी है? अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो ग्रेविटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। नहीं आया? अरे बल्ले पढ़ रहा है ना? अब क्या हो गया देखो, जी के हमारे पास दो जनरल फॉर्मूले हो गए। एक तो फॉर्मूला हो गया क्या? gm/r², और दूसरा फॉर्मूला 4/3 पाई g ρ/r। अरे भाई साहब क्लियर? इन्हीं फॉर्मूले की मदद से हम एक टॉपिक पढ़े जिसका नाम रखा वेरिएशन ऑफ जी। क्या नाम रखा भाई साहब? वेरिएशन ऑफ जी। तो जब हम जी के वेरिएशन की बात करते हैं तो बेसिकली 3 तरह के वेरिएशन कवर किए जाते हैं। एक हाइट होता है, एक डेप्थ होता है, और एक हाइट, एक डेप्थ और एक सरफेस। क्लैरिटी है? क्या क्या? हाइट, डेप्थ एंड सरफेस। ठीक, तो सुनना, सबसे पहला वेरिएशन हम किसका पढ़ रहे हैं? हाइट का।
ये देखने में बहुत आसान है बेटा जी, ठीक ना, लेकिन बहुत गलतियां करवाता है। छोटा सा सवाल होगा, फॉर्मूला क्या लगाना था और क्या लगा दिया और आंसर गलत हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दे रहेगा। हाइट पे अगर मान लीजिए हम कहें कि ये हमारी धरती मैया है, धरती मैया का रेडियस कितना है r, आप यहां से किसी h हाइट पर गए तो आपसे कहा गया कि बताइए इस जगह ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा अगर सरफेस पर g है तो। धरती मैया का मास m है, यहां से h हाइट गए हो, तो ये बताओ सरफेस पर ग्रेविटी क्या लिखोगे, g बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर, यही तो लिखोगे, gm अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखोगे ना। अच्छा बहुत बढ़िया। जब तुम h हाइट पर चले जाओगे तो क्या लिखोगे, एट हाइट h क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, g डैश बराबर क्या, gm अपॉन आर प्लस h का होल स्क्वायर लिखोगे, लिखोगे। हम कह रहे हैं 2/1 कर दो, तो g डैश बाई g तुमको क्या मिलेगा बोलो, 2/1, क्या gm से gm कट जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक रिजल्ट ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है और कहा जाता है कि अगर मान लो हम बात कर रहे हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो वहां पर जो हमारा h होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। रेडियस ऑफ अर्थ को क्या लिखा जाता है भैया, कितना किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अरे क्लियर है क्या, 10, 20, 50, 40 किलोमीटर तक बहुत ज्यादा कंसीडरेशन नहीं रहता है। अब सुनना, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास है जी डैश बाई जी बराबर कितना, आर स्क्वायर अपॉन, नीचे वाले में से आर स्क्वायर कॉमन कर लो तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अरे हो जाएगा। इस वाले हिस्से को ऊपर ले चलो तो जी डैश बाई जी बराबर कितना, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर कि -2, हो गया ना। क्या ये 1 से बहुत छोटा है, अरे 1 से बहुत छोटा है ना, तो जो ऊपर पावर है क्या अंदर आ जाएगा, तो जी डैश बाई जी बराबर 1 माइनस 2h बाई आर। ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब गैप छोटा होगा, हाइट कम होगी, क्लियर है ना। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, गलती बहुत होती है, खुद से चुनाव करना पड़ेगा कि कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है, ठीक। चलो अब सुनना, ये हो गया कैसा वेरिएशन, हाइट का। अब इसके बाद बात करो डेप्थ पे। तो ये बताओ, जब तुम कह रहे हो कि ये धरती मैया है, धरती मैया का रेडियस कितना है आर, मास कितना है m, पहले तो तुम सरफेस पर थे, कहां थे भाई, सरफेस पर। फिर उसके बाद क्या अंदर चले गए, अंदर गए, मान लो तुम डी डेप्थ अंदर चले गए, कितना डेप्थ, डी डेप्थ, तो यहां पर ग्रेविटी जी है तो यहां पर ग्रेविटी जी डैश हो जाएगी। अरे क्लियर, सरफेस पे कितना था जी, अंदर कितना हो गया जी डैश। अच्छा जब तुम यहां से अंदर जा रहे हो तो तुम देख रहे हो तुम्हारा मास कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट की वेरिएबल। अरे भाई जब तुम ऊपर थे ना तो पूरा धरती का मास आ रहा था, जब तुम यहां पहुंच जाओगे तो बस केवल अंदर वाला मास कंसीडर करोगे। क्यों, क्यों, ये गधेड़े, ये धरती मैया है, सुनो तो, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमको पता नहीं होता है, रट लेते हैं बस, केवल होता है ऐसा। ये देख, इलेक्ट्रोस्टैट से पूरा रिलेट करेगा, अब इतने के बाद तो आंसर कर ही लेना। ये सरफेस था, गड्ढा खोद के अंदर चले गए, जब अंदर जाते हैं ना और जब इसका अट्रैक्शन लिखा जाता है तो केवल ये वाला मास कंसीडर किया जाता है बस। मतलब अगर मैं लिखूं, मैं सरफेस पर ग्रेविटी लिखूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखूंगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन मेरा जब मैं डेप्थ पे लिखूंगा ना, डी डेप्थ पे, तो जी डैश बराबर लिखूंगा जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये एम डैश जो है ना, ये मास ऑफ इनर स्फेयर है। अरे समझ रहे हो ना, धरती मैया का यही मास बस कंसीडर कर रहे हो,
ऊपर वाला नहीं कंसीडर कर रहे हो? काहे इतना ही मास कंसीडर कर रहे हो भाई? यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे कोई बॉडी रख दोगे तो क्या ये मास फोर्स नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। लेकिन यहाँ एम डैश लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है? हाँ, उतने ही कारण आ रहा है। अट्रैक्शन बस उतने का ही कारण होगा। उस अट्रैक्शन के मास के अट्रैक्शन का कोई रोल है? कोई एक स्पेसिफिक रूल है कि वो तो जहां रहेगा वहीं से खींचेगा? फिर तुम यहाँ पे मास यही वाला क्यों लिखे हो? मैं गधा। कोर के कारण होता है। तो जब यहां थे तब भी तो कोर उतना ही भारी था, और यहां थे तब भी तो कोर उतना ही भारी है। देखो, मैं तुम लोग यार एकदम गधा और रिलेट ही नहीं कर पाते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? स्फेयर याद है? जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में अंदर जाते थे तो केवल अंदर वाला चार्ज लिखते थे। अरे लिखते थे ना। क्यों? क्योंकि उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। जो बाहर वाला चार्ज होता था उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगी उतनी बाहर जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? जीरो। वैसे यहां पे नेट मास का नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स जीरो है। नहीं आया? वे भाई, वे भाई, झूठे हम छू देते हैं ये सब। छूना ही नहीं चाहिए। गधा तुम लोग ना। ये बताओ, सुन, ये बता। मैंने कहा भाई, यहां पे देख, यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, यहां पे चार्ज है Q3, यहां पे चार्ज है Q4। ये बता, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? अंदर वाले चार्ज की, बाहर वाले चार्ज की, या दोनों की? दोनों की ना। ये कोई गॉसियन सरफेस है। क्या बेटा जी? गॉसियन सरफेस। ध्यान नहीं दे रहे हो? समझ आ रहा है? सो ले बेटा, नींद पूरी कर। क्या पढ़ लिख के को राजा हुआ है? ये देख, ये अपनी क्या है? ये क्या है? गॉसियन सरफेस है ना। फ्लक्स किससे आएगा? केवल अंदर वाले चार्ज से, बाहर वाले चार्ज से नहीं आएगा ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। अरे है ना। वहां ग्रेविटेशनल फ्लक्स है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वहां ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जो मास बाहर रिसाइड कर गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर दोनों चार्ज की है, तो फोर्स अंदर मास बाहर मास दोनों का है। लेकिन मास लिखा कौन सा जाएगा? अंदर वाला। समझ आया? पता नहीं क्या है ये सब, अंदर बाहर कुछ नहीं समझ आ रहा है। समझ आया कि नहीं? पहले पढ़ा, अंदर वाला ही मास क्यों लिख रहे हो? बाहर वाला मास का नेट फोर्स इसके ऊपर आएगा, लेकिन उस मास को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही गॉस की बहुत बड़ी खोज थी। बात समझ रहे हो ना, कि बाहर वाली चार्ज का फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा, लेकिन बाहर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। वैसे ही बाहर वाले मास का फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। नेट फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट, उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट यहां अपने आप आ जाएगा केवल इसी मास से। समझ आया? जब तुम यहां थे तब भी धरती मैया की डेंसिटी रो थी, और जब तुम अंदर पहुंचे हो तब भी धरती मैया की डेंसिटी क्या है? रो है। अरे क्लियर है? याद रह जाएगा ये सब क्या? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रो इज कांस्टेंट? अरे बोल हाँ के ना। रो इज कांस्टेंट। तो क्या जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के हो जाता है? तो क्या मैं ऐसे जी डैश अपॉन जी बराबर आर माइनस डी बाई आर लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं यार। तो जी डैश बराबर, बोल जी डैश बराबर क्या लिखे? 1 - d/r इंटू जी। यही सेम फॉर्मूला मैं यहां से निकालूंगा। मास की जगह क्या लिखूंगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां वॉल्यूम लिखा जाएगा 4/3 πr³ यहां लिखा जाएगा 4/3 πr माइनस डी का क्यूब। फिर डिवाइड करोगे, रो रो कटेगा। तो हमको पता ही है कि जब हमको रो कांस्टेंट लिखना ही है तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे समझ आया ना? अभी तो पढ़ के आए। तो आर माइनस डी अपॉन आर, यहां नहीं लिखे यार। जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहां डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है क्या? हाँ मतलब डाउट आता है, वही सब मैं क्लियर करा रहा हूं।
यहां सरफेस पर थे, बाहर गए ना, तो जब बाहर गए तो भाई यहां डेंसिटी अलग हो गई ना, और यहां डेंसिटी अलग। इस वजह से हम डेंसिटी कॉमन करके सॉल्व नहीं किए, मास कॉमन करके सॉल्व किए। अरे क्लियर है? जिस भी पॉइंट पर आपको जिस भी पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट को कंसीडर करके जिस मास से निकालना है, उस मास के सिमेट्रिक एक सरफेस बनाइए, जैसे गॉसियन सरफेस बनाते थे। अरे क्लियर है? जो मास उस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई करेगा वही मास कंसीडर किया जाएगा, बाहर वाला मास कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये फायदा होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन पढ़ने का। अरे बात समझे? चलो आओ देखो, चलो इसको लिखो, पहले लिखो, जल्दी लिखो, लिखो, पेन चलाओ। आज मैच नहीं है ना कोई? कोई है? चैंपियंस ट्रॉफी कब से स्टार्ट हो रही है? 20 फरवरी। अपना मैच कब है? पहला मैच 23 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाँ, 21 को किससे? बांग्लादेश से। अच्छा। अरे साउथ अफ्रीका वाले क्या लपेटे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका वाले को पाकिस्तान वाले क्या लपेटे हैं भाई साहब। हाँ, देखो टीम कैसी है इन लोग की, पता नहीं यार। इंडिया को ना हराए यार। हाँ, और पीछे आरसी सर्किट वाला यही था बे। लिख लें दो, और लोग लिख रहे हैं, लिख लें दो। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमिया समझो पर इश्क को हमारे। आगे बढ़े। कहा? कर लो कर लो, बता दो बस, छुट्टी हो ही रही है। आ रहा हूं नीचे, परेशान मत हो। खुद बोल के उसके मुंह पे लगा दिए हो हैं? आज मेस पे चिकन बना है। मिलता है क्या? नॉनवेज नॉनवेज भी मिलता है क्या मेस में? नॉनवेज मिलता है मेस में? तुम लोग तो घर रहते हो। 2 दिन मिलता है। अंडा करी मिलती होगी। हाँ। अब क्या बताऊं, अगले साल मुझे पटना में रहना नहीं है। अगर अगले साल मैं पटना में रहा तो मैं सबसे पहला काम एक हॉस्टल खोलूंगा। बढ़िया हॉस्टल, अच्छा हॉस्टल, लेकिन पैसा लूंगा तब। हाँ? नहीं, 7-8 हजार सफिशियंट होता है यार। हाँ, डबल बेड का। ट्रिपल बेड का इतना पैसा लगता है? बहुत सही यार। तब तो
10। हाँ भाई, ये गुड़गांव से महंगा शहर है, तुम कोटा छोड़ो सोच रहे हो साला। हाँ नहीं है यार, साले ओवर हाइप्ड है बस ये। अरे कोटा, कोटा का महंगा होना थोड़ा समझ भी आता है, सड़क पे निकलोगे तो कम से कम साफ सड़क तो दिखेगी। इस समय क्या किए, पूरा पटना खोद दिए हैं साले। आज मैं इस रास्ते से जाता हूँ, वो रास्ता मुझे सही मिलता है, वापस आते समय देखता हूँ ट्रैफिक लगा हुआ है। और वो एक भी रोड अभी बनेगी नहीं। हाँ सीवर लाइन डाल रहे हैं। क्यों मेट्रो बनाना यार, इतनी कंजेस्टेड जगह पे मेट्रो का कोई मतलब ही नहीं है भाई। इससे अच्छा जितना पैसा पटना में खर्चा कर रहे हैं, इससे अच्छा बोध गया को डेवलप कर दो, और इधर राजगीर डेवलप कर दो, ये सब एरिया डेवलप करो यार। बक्सर डेवलप कर लो, बहुत खाली है, यूपी बॉर्डर है। हाँ अभी चले जाओ इधर वाले जो सचिवालय वाले एरिया में, भाई लगता ही नहीं है कि तुम पटना में हो। भाई साहब मैं देख रहा हूँ गाड़ी पे ऐसे हल्का सा भी बम्प नहीं आ रहा भाई, इतनी मक्खन सड़कें बनी हुई है। हाँ गाड़ी चलाने में मजा आता है वहां पे। हाँ? हो गया हो गया हो गया, आगे बढ़े, जल्दी कर जल्दी देख। तुम्हारे तस्वीर के सहारे। हाँ हो गया, चले आगे बढ़े। क्या हुआ, सर को भी ले चला रहे, कहाँ भाई। हाँ कहाँ ले चल रहे भाई, किसको। झुमाने के फेरा में, घुमाने के फेरा में, डुबाने के फेरा में, कहाँ गंगा में। हो गया यार। पोल पे ग्रेविटी मैक्सिमम की 0। हाँ मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम। पोलर बियर, वाइट। बकवास, बेचारा समय लपेट दिया गया यार, इतना बढ़िया शो आ रहा था।
हाँ नहीं, मुनव्वर तो नमूना है, वो तो नमूना है। हाँ कौन? हाँ रणवीर, हाँ ग- वो भी गया है। हाँ बियर बाइसेप्स वाला ना, हाँ, वो तो ठीक है यार। नहीं नहीं, एक आध महीना लगेगा। मतलब इतना वल्गर कमेंट तो नहीं करना चाहिए था यार, ये तो गलत बात है यार। मतलब सोशली, सोशल डिस्ट्रक्शन तो है ही है यार, सोशल मीडिया बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन है भाई। चलो आखिरी वेरिएशन देखो, आखिरी वेरिएशन को बोलते हैं लैटिट्यूड। वेरिएशन ऑफ जी, ओ भाई बस, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। धरती मैया ओमेगा रफ्तार से मान लो गोल घूम रही है, अरे क्लियर है ना यार। और यहां से थीटा एंगल पर तुम्हारा कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना है एम, तो इसके ऊपर इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी लग रही होगी? इसके ऊपर जो इफेक्टिव ग्रेविटी लगती है जी डैश, उसको लिखा जाता है जी क्या, माइनस धरती मैया का रेडियस कितना है आर ना, आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। गधेड़े साइन, एंगल देख कहां से लिया है, वर्टिकल से लिया है। इक्वेटर से लेगा तो कॉस हो जाएगा ना पोल से लिया तो, पोल से लिया तो साइन। अरे दादा, यहां से लिखूंगा तो 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्लियर है? चल तो क्या पोल से लिख लूं, इक्वेटर से लिख लूं क्या? पता रहना चाहिए कि हमने एंगल कहां से लिखा है। थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम, मेजर्ड फ्रॉम पोल। हाँ भाई सुनो, इफ द रोटेशन ऑफ अर्थ स्टॉप्स, ठीक है ना, अर्थ घूमना बंद कर दे, ग्रेविटी का, इक्वेटर पे ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इक्वेटर पर ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर आर जीरो हो जाएगा। अरे इफ ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, तो आर ओमेगा स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया, तो जी डैश बराबर जी, तो बढ़ी की घटी? बढ़ी ना। हाँ ये छोटे छोटे सवाल है, अभी देखना, ये देखो, यहाँ देखो, कह रहा सपोज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। यहाँ ध्यान दे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सपोज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एट द सरफेस ऑफ मार्स इज कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A 60 kg passenger goes from Earth to the Mars in a spaceship moving with constant velocity. Neglect all other object in the sky. Which part of figure best represent the weight of the passenger as a function of time? Weight of passenger as a function of time. ये अर्थ है, ये मार्स है, यहां पर जो ग्रेविटी है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पर कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लो कि तुम्हारा मास यहाँ पे कितना, 60 kg लिखा हुआ है ना, तुम 1 kg से शुरू करो कैलकुलेशन करना, उससे एक kg का स्पेकुलेशन ये सब आपको सही सही बता देगा। तो यहां पर होते 1 kg, तो मास कितना होता, कितना होता मास? अरे 10, अरे मतलब वेट कितना होता, 10 न्यूटन। आगे जाओगे 10 घटेगा 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 ना। जब मार्स पे पहुंचोगे तो कितना होगा, 40 ना, 4 kg, 4 4 किलोग्राम फोर्स, 4 न्यूटन। यहां पर 10 न्यूटन है, यहां पे कितना न्यूटन है, 4 न्यूटन। बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा? अरे इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां नेट फोर्स जीरो होगा। जब इसकी ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी दोनों बराबर होगी, तो उस समय क्या वेटलेसनेस आ जाएगा पूरी तरह से? अरे आ जाएगा ना। तो कौन सा ग्राफ सही होगा, किसमें जीरो आ रहा है, ग्राफ जीरो टच कर रहा है, सी वाले में। हाँ नेगेटिव में तो जाना संभव है नहीं, बी होगा नहीं, ए होगा नहीं, सही आंसर क्या होगा, सी। ये पॉइंट ध्यान देना था बस। कह रहा है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज,
सेंटर ऑफ अर्थ पे कितना 0। ये बताओ तो, द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट h, देन h इक्वल्स टू, the value of g reduces to half of its value at the surface of earth at height h, then h की वैल्यू किसके बराबर होगी, निकालो। आज फ्राइडे है ना। yes. थर्ड की फोर्थ, फोर्थ ना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हमें ग्रेविटी आधी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है हाइट तो ज्यादा होगी, हाइट कम नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, एक जी डैश बराबर है जी 1 - 2h/r, ये लगेगा क्या, और एक लगेगा जी डैश बाई जी, और कितना r² / r+h का होल स्क्वायर, ये लग जाएगा। तो जी डैश क्या g/2 हो गया, अरे हो गया। तो r+h/r बराबर क्या √2 हो जाएगा, अरे यार हो जाएगा ना, पलट दिया है बस यार। तो यहां से बताऊं मैं कैसे आया, जी डैश की जगह g/2 लिख दिया, जी से जी कट गया, इसको ऊपर ले गए इसको नीचे ले आए, तो क्या 2 भी ऊपर चला जाएगा बस। तो ये कितना हो जाएगा यहां से, √2 - 1r बराबर h। आंसर कौन सा हो गया, ये बताओ, diameter and mass of planet is double that the earth, the time period of the pendulum at the surface of planet is how much times of the time period at the surface of earth। बनाओ, छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी बनाओ। कितना टाइम लगा रहे हो यार, हाँ सेकेंड आ रहा है, √2 टाइम्स, √2 टाइम्स। सोच, जी का वैल्यू, जी का फॉर्मूला क्या है, GM/r², ना। तूने क्या किया, मास को डबल कर दिया ना, जी डैश देख, तो यार 2gm, और रेडियस को भी डबल कर दिया। हाँ, मास ऑफ द प्लैनेट इज एंड हाँ, डायमीटर एंड मास ऑफ द प्लैनेट इज डबल, तो अबे डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी तो डबल ही होगा, तो 4r² हो जाएगा। तो जी डैश बराबर कितना हो गया, g/2, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√l/ जी डैश की जगह क्या g/2 लिख लूं, अरे हो जाएगा। तो क्या √2 टाइम्स ऑफ 2π√l/g हो जाएगा, ये तो अर्थ पे होता है, तो प्लैनेट पे कितना होगा, √2 टाइम्स टाइम पीरियड और अर्थ। ये देख कह रहा, ग्रेविटेशन ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, व्हेन अ बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन इज रिलीज्ड ऑन मून, देन दिस will rise with an acceleration less than g/6, will rise with an acceleration g/6, will fall down with an acceleration less than 5g/6, will fall down with acceleration g/6। फोर्थ क्यों, फॉल डाउन होगा कि ऊपर नहीं, ऊपर नहीं रहेगा बलून, अबे हल्का है तो ऊपर नहीं उठेगा। बलून क्यों ऊपर जा रहा था अर्थ पे, अर्थ पे बलून क्यों ऊपर जा रहा है, हीलियम वाला ऊपर कौन ले जा रहा है, हाँ?
एयर रेजिस्टेंस ऊपर ले जा रही है। कौन सा फोर्स? अपथ्रस्ट फोर्स। कौन लगा रहा है? बैलून लगा रहा है। कौन अच्छा, जो बलून के अंदर गैस भरी हुई अपथ्रस्ट लगा रही है। तो जंगल से पकड़ के आए हो क्या बे? अपथ्रस्ट किसकी प्रॉपर्टी है? उस ऑब्जेक्ट की कि जिस मीडियम में वो रखा है। हमारे आसपास जो सराउंडिंग में एयर है वो अब थ्रस्ट लगा रही है किसके ऊपर? उस बलून के ऊपर, क्योंकि बलून की जो डेंसिटी, बलून के अंदर जो गैस भरी है उस गैस की डेंसिटी बाहर लाई करने वाले गैस की डेंसिटी से कम है, तो अब थ्रस्ट आया ना। मून पे कोई तुम्हारे आसपास गैस है नहीं, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई गैस ही नहीं है, तो वहां अब थ्रस्ट आएगा ही नहीं, तो क्या होगा? will fall down with an acceleration g by 6. When you move from equator to pole, when you move from equator to pole, the value of acceleration due to gravity increases. increases. इक्वेटर से पोल जा रहे हैं, पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम, यहां से यहां जाएगी तो ग्रेविटी बढ़ेगा। इसी वजह से उसी ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऊपर धरती थोड़ी चिपटी है, मास का बहुत ज्यादा खिंचाव है वहां पर। When the radius of Earth is reduced by 1% without changing the mass, then the acceleration due to gravity will 2 times increase ki decrease? डिक्रीज का ऑप्शन ही नहीं है, तो इंक्रीज ही होगा। क्या करोगे बोलो? When the radius of Earth is reduced by, बस ध्यान देना, थोड़ा एरर लगेगा लेकिन बहुत कॉन्शियस होकर एरर लगाना पड़ेगा। तो जी बराबर कितना होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो डेल्टा जी बाई जी ही तो परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी है, माइनस ऑफ 2 डेल्टा आर बाई आर लिखोगे। डेल्टा आर बाई आर बढ़ाए हो कि घटाए हो? -1% लिखे हो ना, तो यहां -1% लिखोगे, याद रखना है। ये -2 यहां आएगा, तभी तुम एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे कि बढ़ेगा कि घटेगा। अभी ये इंक्रीज बाई 2% है, यही डिक्रीज बाई 2% होता तो अभी सर, तो आधे तो याद रखते हैं कि एरर में पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहां नेगेटिव नहीं लिखेंगे। और फिर पता चला वहां लिखा हुआ रिड्यूस्ड बाई 1%, वही 1% उठा के यहां डाल दिए, और कहीं गलती से दिमाग चल गया, अच्छा रिड्यूस मतलब घट रहा है, और नेगेटिव लगा दो तो और। अरे बात समझ रहे हो ना? तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले सवाल बनाओगे, एरर्स जो मेथड तुम बनाते हो वो एरर का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, वो गणित है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। समझ रहे हो? भगवान है, मालिक है। तो डेल्टा जी बाई जी क्या लिखूं? -2, क्या 1% से घट गई है तो -1, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2%। प्लस आने का मतलब है इंक्रीज। क्या बोला? तो weight of body of mass m is decreased by 1% when it is raised to a height h above the earth's surface. If the body is taken to the depth h in a mine, then in its weight will decrease by 0.5%, decrease by 2%, increase by 0.5%, increase by 1%. बोलो 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 बोलो। weight of a body of mass m decrease by 1% when it is raised to a height h. जब आप h height लेकर गए तो जो weight है उसमें कितने की कमी आ गई? 1% की। क्लैरिटी है ना? बनाओ फिर। तो कहा गया उसी 1% की कमी के लिए कितना जमीन में लेके जाना पड़ेगा? नहीं, इफ द बॉडी इज टेकन टू डेप्थ h इन अ माइन, अगर उतना ही जितना हाइट लेकर गए थे उतना ही डेप्थ किसी गड्ढे में लेके चले जाओ, तो बताओ ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा? ग्रेविटी कितना परसेंट घट जाएगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या होगा? बोलो। वेट बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान से लगाओ, लग जाएगा। लगा? सेकंड, डिक्रीज बाई 2%। 2% तो नहीं आना चाहिए, उसी में 2h बाई आर चल रहा है यार, कैसे निकाल रहे हो?
0.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, पता नहीं, देख लो, अब एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बताओ, मास चेंज होता है? मास चेंज होता है? ग्रेविटी 1% गई ना, तभी तो वेट 1% गया। ये बताओ, डेल्टा जी बाई जी तुमको 1% दे रखा है, 1% दे रखा है। 1% का चेंज बहुत ज्यादा है कि बहुत कम? बहुत कम है ना। तो क्या अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? बोल बोल बोल। जी डैश बराबर, सुन, जी डैश बराबर जी इंटू 1 - 2h/r लगा सकते हैं? अरे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? ये बता। अब यहां से देखिए, एक बात लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे एक फॉर्मेशन दिख रहा है यहां पे, जी माइनस जी डैश, ये उल्टा है। जी माइनस जी डैश, देख, नहीं आया? अरे जी को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ -2gh/r लिख दिया, इसको इधर ले आया और जी डैश को इधर लेके गए। क्लियर है ना? यहां से देख तो, 2h/r दैट इज 1%। 1% ना, 1% का मतलब 0.1 की 0.01? 0.01। ये है जी माइनस जी डैश बाई जी। अरे क्लैरिटी नहीं आया? अरे दादा, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? कितना दिया हुआ है? अरे दादा, वेट में 1% का गिरावट आया, मास हो नहीं सकता, तो ग्रेविटी भी तो 1% घटी है ना। गजब आदमी हो यार तुम लोग। तो जी माइनस जी डैश बाई जी बराबर कितना लिख ले? 0.01। 0.0। अब डेप्थ में गए, कहां गए? तो डेप्थ में फॉर्मूला क्या जानते हो? डेप्थ जाने पे, डेप्थ जाने पे, हाँ भाई, जी डैश बराबर कितना? 1 - d/r। तो एच ही डेप्थ गए हो ना, h/r लिख लें। सेम एक्सप्रेशन चल रहा है, बहुत ध्यान से अगर तुम देख लोगे थोड़ा सा, तो तुमको मिल जाएगा क्या भाई? जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी बराबर h/r। h बाई, नहीं आया? जी माइनस जी डैश किया हूं मैं, मतलब ये मेरा जी बड़ा है और जी डैश छोटा है, मतलब घटा है कि बढ़ा है? अरे यहां भी घटा है तो यहां भी घटेगा। 2h/r की वैल्यू किसके बराबर है? तो h/r किसके बराबर होगा? 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो डिक्रीज्ड बाई, नहीं आया? फिर से देख, सुन 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 सुन, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। देख, हम गए एच हाइट ऊपर, कितना ऊपर गए? वहां हमारी ग्रेविटी कितनी हो गई? जी डैश बराबर जी इंटू 1 - बोल बोल बोल, 1 - 2h/r। ये फॉर्मूला अपन इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो चेंज है वो बहुत छोटा है, 1%। क्लियर है ना? पहले तुमको ये समझना है कि 1% का जो चेंज है वो वेट का है। किसका है? उसमें मास बदल, मतलब 1% कौन बदला है? ग्रेविटी। कौन बदला है? बढ़ी है कि घटी है? ऑब्वियस सी बात है, हाइट ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी घटेगी, घटेगी ना। तो परसेंटेज चेंज ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी डैश माइनस जी बाई जी, होता है ना। ये कितना परसेंट है? 1% से घटी है ना, 1% से घटी है, तो जब घटी है तो मैं क्या लिखूंगा? -1/100। नहीं आया? आया भाई? ये क्या है? -1/100। तो यही ना लिख के मैंने क्या कर दिया कि जी डैश मेरा घट रहा है ना, तो मैंने जी माइनस जी डैश लिख लिया भाई। इनिशियल से मेरा फाइनल कम हो गया। तो जब मुझे जी माइनस जी डैश लिखना होगा तो मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करूंगा, तो मुझे क्या दिख रहा है भाई? जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी इक्वल्स टू कितना? 2h/r। और ये कितना है? 1/100। 1/100। समझ नहीं आया? ये कंडीशन 1।
ये क्या हो गया? कंडीशन 1। ये हाइट पे था। अब डेप्थ में गए, तो डेप्थ में जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस डी बाई आर। तो एच डेप्थ गए हो तो क्या लिखे हो? एच बाई आर। ग्रेविटी तो घटेगी। अरे सरफेस पे जो ग्रेविटी थी उससे तो घटेगी, चाहे अब ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। ऊपर घटने का रेट तेज है, नीचे घटने का रेट धीरे है, तो क्या होगा? जी डैश बराबर जी डैश बराबर, अरे मतलब इसको पूरा ऐसे बना ले, जी माइनस जी डैश। क्या बनाएंगे? जी माइनस जी डैश बाई जी बराबर बराबर एच बाई आर। 2h/r किसके बराबर है? 1/100। तो h/r किसके बराबर होगा? 1/200। g माइनस जी डैश हुआ है ना, इनिशियल माइनस फाइनल हुआ है ना, तो मतलब घटी है ना, तो क्या होगा? डिक्रीज्ड बाय 0.5%। आया नहीं? Acceleration due to gravity at Earth's surface is g meter per second square. Find the effective value of acceleration due to gravity at height of 32 किलोमीटर from the sea level. निकाल पाओगे? निकाल लेना, इसको भी आसान है। ये क्या कह रहा? द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h above the surface of earth is same as that of depth d if d and h are much smaller than the radius of earth, then which one of the following is correct? तो क्या? हाँ, d बराबर 2h। if the rotational speed of earth is increased, then weight of the body at the equator। रोटेशनल स्पीड बढ़ा दी गई, डिक्रीज कर जाएगा। अगर रोटेशनल स्पीड बढ़ा दिया मतलब ओमेगा बढ़ा दिए ना, तो इस घट जाएगा यार, खत्म। आज का कोटा पूरा एग्जैक्टली 10:30 तक। कल पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? मॉड्यूल बना लेना। मॉड्यूल दो दे दो, मॉड्यूल दो। लाए नहीं होगे? बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कहीं से कुछ पढ़ना हो, मैं नीचे बैठा हूं। भाई साहब, एक से लेके 46 तक, 1 से लेके 46 तक सारे सवाल बनेंगे, 1 to 46।